नमस्कार मित्रों, संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम संस्कृत शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे। शिक्षण विधियों के अंतर्गत हमने जो पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था वह था हमारा मौन पठन, और इसके पश्चात अब हमारे जो पठन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं वे हैं, देखिए, छात्र का पठन का विधिवत अभ्यास करने एवं उसको समुचित मार्गदर्शन मिलने के बाद भी अनेक प्रकार की चुनौतियाँ, अनेक प्रकार की त्रुटियाँ करता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि पठन को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। जैसे शारीरिक कारक, अर्थात शारीरिक कारक, तो शारीरिक कारक के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जैसे दृष्टि व श्रवण दोष, दांत, होठ, जीहा, नासिका, मूर्धा आदि उच्चारण स्थानों में दोष होने तथा दोष होने के कारण पठन क्रिया प्रभावित हो सकती है। छात्र यदि किसी शब्द को ठीक से नहीं देख सकेगा और पहचानने में यदि छात्र भूल करता है तो भूल करना स्वाभाविक है, और इसी प्रकार शब्द की ध्वनि को ठीक प्रकार से सुन न पाने के कारण इसका शुद्ध उच्चारण करना कठिन है, और उच्चारण के स्थानों में दोष होने के कारण बालक का हकलाना व तुतलाना भी प्रारंभ कर देता है। शुद्ध उच्चारण नहीं ही कर पाता तो बालक बीच बीच में करना प्रारंभ कर देता है। अब नेक्स्ट है अपना मानसिक कारक है मंद बुद्धि बालकों को तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, अर्थ ग्रहण कुशलता, प्रत्यय निर्माण तथा शब्द भंडार आदि कुशाग्र बुद्धि बालकों की तुलना में बहुत कम होता है, तथा उनकी पठन क्षमता भी प्रभावित होती है। संवेगात्मक कारक भाव, भय, ईर्ष्या, हीन भावना, उपेक्षा, अरुचि आदि भी छात्र के पठन को प्रभावित करती है। अतः शुद्ध पठन हेतु संवेगात्मक संतुलन भी अत्यंत आवश्यक है। व्यक्तिगत कारक छात्र स्वयं रुचि न ले, अभ्यास न करे, पढ़ने में अरुचि हो, कक्षा में लगातार अनुपस्थित रहे तथा पाठ्यक्रमों का अभाव हो, तब छात्र को पठन दोष पाए जाते हैं। छात्र में पठन दोष पाए जाएंगे। वातावरण भी, स्थानीय बोली, वातावरण है ना, माता पिता का उच्चारण, ये सभी इसमें आवश्यक है ना। अगर मान लो आपका उच्चारण सही नहीं है, या आप किसी अन्य प्रांत से आए हो और किसी दूसरे प्रांत में यदि आप रह करके पढ़ रहे हो तो आपका उच्चारण स्थान अच्छा नहीं होगा, अर्थात आप अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। पठन दोष का निवारण, अब देखो इसमें क्या है, पठन दोष में आए विभिन्न दोषों के निवारणार्थ निम्नलिखित उपाय काम में लिए जा सकते हैं। लिपि का पूरा ज्ञान होना, पठन में रुचि उत्पन्न होना, सुंदर वातावरण का निर्माण करना, शारीरिक दोषों का उपचार करवाने हेतु सलाह देना, पठन का अभ्यास करवाना तथा आवृत्ति और पुनरावृत्ति पर बल देना, अध्यापक का स्वयं का पठन आदर्श होना और कठिनता के आधार पर पठन सामग्री का क्रम निर्धारित करना, मंदबुद्धि छात्रों को पठन हेतु अतिरिक्त अभ्यास करवाना, छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति व लिखित अभिव्यक्ति का अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना, पठन प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, और इसी तरह से अब आगे अपने पास में आता है लेखन कौशल की, किस तरह से हम लिख सकते हैं। अभी हमने पठन कौशल पढ़ा और अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है वह है लेखन कौशल। अब लेखन कौशल के अंतर्गत देखो 4 प्रकार के भाषा कौशलों में से लेखन अंतिम कौशल है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में पहले शब्दों, श्लोकों एवं गीतों और पदों को कंठस्थ किया जाता है और उसके पश्चात लेखन का अभ्यास किया जाता है। अतः प्रारंभ में क्रमशः ध्वनि, अक्षर और उच्चारण के स्वरूप का सम्यक ज्ञान प्राप्त करके लेखन का अभ्यास करना चाहिए। भाषा कौशलों में लेखन कौशल सबसे अधिक कठिन कौशल है। किसी भी भाषा के लिपि स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उसका उच्चारण किया जा सकता है, परंतु
लेखन में पठन और भाषण दोनों में दक्षता के पश्चात ही सफलता पाई जा सकती है। भाषाई कौशलों में लेखन कौशल सबसे अधिक कठिन कार्य है। बालक विद्यालय तक पहुँचते पहुँचते श्रवण, भाषण और पठन कौशल का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन लेखन कौशल का प्रारंभ विद्यालय आने पर ही होता है। प्रारंभिक कक्षाओं में बालक को विभिन्न विधियों के माध्यम से लेखन करवाया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं भावना स्थिर रूप प्रदान और स्वभावना कृते आकृति कल्पम, लेखन कौशल प्रदर्शनम, सृजनात्मक शक्ति प्रदर्शनम, लेखनस्य गतो वेगस्य वर्धनम, स्वपद संपदः भाषा अधिकारस्य च प्रदर्शनम, एकाग्रताया स्मरणशक्तेश्च प्रदर्शनम, विराम चिह्नानां प्रयोज्ञानम, शुद्ध उच्चारणस्य संपादने सहायताप्रदम, संस्कृत भाषायां शुद्ध स्पष्ट सुंदराच्य लेखनस्य अभ्यासः, सुंदर लेखनस्य प्रयोजनानि, लेखनेन अक्षर ज्ञानं भवति, पठन शक्ति जायते, शब्द स्वरूपाव गहनं भवति, भाव विष्कारेण शक्ति वर्धते, सुंदर लेखनस्य उपायः, लेखनी ग्रहणस्य सम्यक् प्रशिक्षणं, सुंदर एवं उपयुक्त लेखनी सामग्री, अक्षराणां लेखन सुंदर स्पष्टम शिखरे रेखायुक्त स्यात् और आकर्षक उदाहरणम दातव्यम, अभ्यास करणीयम। देखो एक साधारण सी बात है, अब हमको इस बात का पता होना चाहिए कि इसके लिए हमको अच्छे से बच्चों को सुंदर सुंदर पेंसिलें देनी चाहिए, स्पष्ट लेखन सामग्री देनी चाहिए, है ना। और लेखन कार्य करते समय छात्रों को आकर्षक उदाहरण भी देने चाहिए, अभ्यास करवाना चाहिए बार बार। तो ये सब चीज़ें अपने नेचुरली है ना। अब अपन सीधे आ जाते हैं अपनी जो असुंदरता के कारण भी अपन को पता है कि भाई है ना, मन नहीं होना, अभ्यास से दूर रहना, है ना, सघन लेखनस्य दूराभ्यास, तिर्यक लेखनस्य दूराभ्यास इत्यादि, है ना। अब अपन सीधी लेखन कौशल की विधियों पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो पहली है मॉन्टेसरी विधि, अनुकरण विधि, जेका टंट विधि, चित्र विधि, उद्बोधन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, मंत्रणा विधि, स्वाध्याय विधि, संशोधन विधि, तर्क वितर्क विधि और निरीक्षण विधि। अब देखो सबसे पहले मॉन्टेसरी विधि है ना। अब मॉन्टेसरी विधि को अब देखो इसको क्या कहते हैं, परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आएगा, अब आ जाता है प्रश्न कि मॉन्टेसरी विधि किसे कहते हैं। अब देखो मॉन्टेसरी महोदय ने लेखन शिक्षण में नेत्र, कान और हाथ के प्रशिक्षण पर बल दिया है। सर्वप्रथम काष्ठ फलक पर बने बड़े बड़े अक्षरों पर बालक के द्वारा उंगली संचालन का अभ्यास करवाना, है ना, और उसके पश्चात पेंसिल लेखनी से उस पर आवर्तन करवाना, और इस प्रकार बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होते हुए लेखन कार्य सीखते हैं। देखो जैसे डॉट डॉट करके अपन छोटे बच्चों को डॉट 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 करके लगा के दे देते हैं, और उसके ऊपर बच्चे को कह देते हैं कि पेंसिल से अब इसके ऊपर पेंसिल चलाओ, तो इससे क्या होता है, बच्चा लिखना सीख जाता है ना। तो ये किसकी, मॉन्टेसरी महोदय ने लिखी थी। अब आपसे परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, मॉन्टेसरी विधि किसे कहते हैं। तो डॉट्स के ऊपर जब हम पेंसिल को आवर्तनी को चलवाते हैं उंगली के माध्यम से, उंगली के संचालन के माध्यम से जब पेंसिल को हम चलवाते हैं तो उसे मॉन्टेसरी विधि कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उसको जवाब देंगे आंसर को। अब जो सेकंड विधि है वह हम कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अब आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार मित्रों, यदि आपको मेरा द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।